आज राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो गया। इसमें बहुत बड़ी बड़ी खबरें आज दिन में निकल कर आई, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। जी हाँ, बहुत ज्यादा वोट उनको मिल सकते हैं, जैसे कि शुरुआती जानकारी हमको मिल रही है। गुजरात में 3 से 4 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की आशंका है, यानी गैर भाजपाई विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू जी के लिए वोट किया है। गुजरात कांग्रेस के आदिवासी विधायकों पर मुर्मू को वोट देने के आरोप लगे हैं। एनसीपी के विधायक कांधल जडेजा ने तो खुल्लम खुल्ला आकर कहा कि मैंने मुर्मू को वोट दिया, यानी उन्होंने अपने नेता शरद पवार की बात को नहीं माना। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के कुछ विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबरें अब सामने आ रही हैं। आज जो संसद में वोटिंग हुई, जो सांसदों के लिए वोटिंग हुई, उसमें खबर मिली है कि 8 सांसदों ने वोट नहीं दिया है, जिनमें से 2 भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। एक तो फिल्म अभिनेता सनी देओल हैं, जो इस वक्त विदेश में हैं, और दूसरे सुनील धोत्रे हैं, जो बीमार बताए जा रहे हैं। चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का, विपक्ष ने बीजेपी को घेरने की एक बार लगा कि भरपूर कोशिश की, लेकिन दोनों पदों के लिए पीएम मोदी ने ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतार दिए कि विपक्ष एकजुट नहीं रह पा रहा है। पीएम मोदी के दांव से विपक्ष के पांव उखड़ते चले गए हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस दांव से, जिसमें एक तरफ द्रौपदी मुर्मू है, एक तरफ जगदीप धनखड़ साहब है जो कि उपराष्ट्रपति, इन दोनों शख्सियत का, एक का राष्ट्रपति और एक का उपराष्ट्रपति बनना बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष आंकड़ों के इस खेल में काफी पिछड़ गया है। विपक्ष की एकता भंग हो चुकी है। विपक्ष के लोग भी सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं, प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनका चरित्र से सभी लोगों को आकर्षित किया है। भारी बहुमतों से वो जीत करके इस देश की राष्ट्रपति बनने वाले हैं। न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। संसद में गर्मी बढ़नी ही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति से विपक्ष पसीने पसीने जो है। चाहे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हो या फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़, पीएम मोदी ने अपना पत्ता फेंका तो विपक्ष की संभावनाओं के सारे पत्ते हवा में उड़ते चले गए। जिस दिन द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान हुआ, एनडीए के पास 49% वोट थे, लेकिन वोटिंग हुई तो ये करीब 62% तक पहुंचने का अनुमान है। यह अनुमान अगर जीत में बदला तो पीएम मोदी की पसंद का राष्ट्रपति देश दूसरी बार दिखेगा। अब लगे हाथ उपराष्ट्रपति चुनाव का खेल भी देख लीजिए। लोग नामों की पतंग उड़ाते रहे और बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बना दिया। ये महज संयोग है या सियासी प्रयोग? जब धनखड़ पर्चा दाखिल करने गए तो उनके और प्रधानमंत्री के लिबास एक जैसे थे। एक मेजर माइलस्टोन मानता हूं कि साधारण किसान का बेटा आज नॉमिनेशन कर आया। मैं माननीय प्रधानमंत्री का कृतज्ञ हूं। सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साधारण व्यक्ति के को इस प्रकार का सुअवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाकर विपक्ष के सामने एक नई बिसात बिछा दी है। जगदीप धनखड़ जाट बिरादरी से आते हैं और उनकी जीत को लेकर वो विपक्षी दलों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने नवीन पटनायक को फोन भी मिला दिया है। बीजेपी का साफ मानना है कि यदि राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन तो फिर उपराष्ट्रपति के लिए भी समर्थन। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन पीएम मोदी की रणनीति के आगे विपक्ष एक रह पाएगा, ये बड़ा सवाल है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को इस बात का एहसास हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान हुआ तो विपक्ष की कई पार्टियां आदिवासी चेहरे के नाम पर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में कूद गईं। लेकिन कहानी सिर्फ समर्थन तक नहीं रही। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर विपक्षी एकता टूट गई। न शरद पवार का गेम चला,
ये जो वोटिंग है यहाँ पे विप लागू नहीं होता है और ये वोटिंग होती है प्रेसिडेंट कि आप अपनी चॉइस के प्रेसिडेंट आप करेंगे। तो जिन लोगों ने विप फॉलो की होगी, बट जैसे यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि अपनी कॉन्शियंस की आवाज़ सुनकर ये उन्होंने वोट किया होगा, बट वी विल नॉट नो टिल द फाइनल वोट इज काउंटेड। न जेएमएम कांग्रेस की दोस्ती टिक पाई और तो और यूपी में समाजवादी पार्टी के गठबंधन में ही दरार नहीं दिखी, बल्कि घर में भी घमासान छिड़ गया। एक तरफ प्रत्याशी भी वोट मांग रहा है और उनको लड़ाने वाले लोग भी वोट मांग रहे हैं, तो दोनों में अंतर है ना। उनके व्हिप का कोई असर नहीं है। काउंटिंग होगी 21 तारीख को, तो आप देखिएगा उनकी व्हिप का भी उल्लंघन करके लोगों ने वोट दिया है। जो ये पद है आम सहमति से होना चाहिए, विवादित नहीं बनना चाहिए। कट्टर समाजवादी होगा और नेताजी के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति होगा, वो ऐसे व्यक्ति को कभी समर्थन नहीं करेगा। अभी चुनाव गुजरा है, चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी, और भारतीय जनता पार्टी की भाषा हमेशा खराब रही है समाजवादियों के प्रति। बात सिर्फ गठबंधन की पार्टियों तक सीमित नहीं है। असम में AIUDF का दावा है कि वहां के 20 कांग्रेस विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। अब इसे लेकर TMC, कांग्रेस और AIUDF में ठन गई है। अगर असम में क्रॉस वोटिंग हुआ है तो मैंने जो पहले कहा था मैं फिर कहती हूँ कि असम में कौन कांग्रेस है, कौन BJP है और कौन AUDF है, ये कहना मुश्किल है। ये सब मिले हुए हैं। तभी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की एकता में कितना दम है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव उसे मापने का मीटर है। लेकिन मोदी ने चुनाव वाले इस तीर से विपक्षी एकता को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आज वोटों का जो समीकरण दिखा उससे एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय बताया जा रहा है। विपक्षी उम्मीदवार का आरोप है कि मुर्मू रबर स्टैंप राष्ट्रपति साबित होंगे। ये एक आम धारणा सी बन गई है आम हिंदुस्तानी में भी कि राष्ट्रपति का पद महज एक दिखावे का पद होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हुआ है। कुछ घटनाएं अतीत की आपको याद दिलवाता हूं। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू में कई बार टकराव हुआ था। पहला मामला तो 1951 में आ गया था, जब नेहरू हिंदू कोड बिल लेकर आए। राजेंद्र प्रसाद ने बिना जनमत के हिंदू परंपराओं को खत्म करने का विरोध किया। उन्होंने नेहरू को खत लिखा कि हिंदू कोड बिल लाना अलोकतांत्रिक है और इस पर सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह लेनी चाहिए। 50 साल पहले नेहरू ने राजेंद्र बाबू की जगह सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनवाया। राधाकृष्णन को भारतीय दर्शन का प्रकांड विद्वान बताया जाता है। ऐसा माना जा रहा था कि राधाकृष्णन रबर स्टैंप राष्ट्रपति होंगे, तभी शायद नेहरू जी की पसंद है। लेकिन जब चीन के हाथों भारत की हार हुई तो राधाकृष्णन रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन को हटाने पर अड़ गए। नेहरू नहीं चाहते थे कि कृष्ण मेनन की गर्दन नपे, लेकिन राधाकृष्णन के कारण कृष्ण मेनन की कुर्सी गई। एक और राष्ट्रपति हुए नीलम संजीव रेड्डी। 1969 में कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज पर VV गिरी को वो चुनाव जितवा दिया, यानी कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार चुनाव हार गया। गिरी को जितवाने में जगजीवन राम की अहम भूमिका थी, लेकिन 8 साल बाद रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति हो गए। उन्होंने अपनी ताकत जब दिखाई जब 1989 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। नई सरकार बनने के 2 दावेदार थे, एक जगजीवन राम तो दूसरे चरण सिंह। ज्यादातर सांसदों का समर्थन जगजीवन राम साहब के साथ था, लेकिन राष्ट्रपति रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को निमंत्रण दे दिया। जगजीवन राम का प्रधानमंत्री बनने का सपना ही रह गया। जब जनता सरकार चली गई और इंदिरा गांधी वापस सत्ता में लौटी तो इंदिरा गांधी से भी रेड्डी की ठन गई थी। प्रिंस चार्ल्स और डायना की शादी में रेड्डी जाना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी भी इंग्लैंड जाना चाहती थी। अब दोनों शीर्ष के नेता एक साथ एक कार्यक्रम में कैसे हिस्सा ले सकते थे? अभी तक ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति रेड्डी अड़ गए तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। रेड्डी के बाद राष्ट्रपति बने थे सरदार ज्ञानी जैल सिंह। वो इंदिरा गांधी की सरकार में गृह मंत्री थे, पक्का यस मैन माने गए। सबको लगा कि राष्ट्रपति के रूप में भी वो
यस मैन ही बने रहेंगे। लेकिन जब स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो उन्होंने इंदिरा गांधी की यानी अपने प्रधानमंत्री की आलोचना की थी, वो भी जमकर। बाद में इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उनसे तनातनी के बीच जैल सिंह राष्ट्रपति की धमक और पावर दिखाते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का तो यहां तक कहना था कि जैल सिंह ने उनसे कहा था कि वो राजीव गांधी की जगह मुझे यानी वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। वीपी सिंह का कहना था कि वो खुद ही इसके लिए तैयार नहीं हुए। एक राष्ट्रपति के रूप में बेहद निर्णायक दौर में के.आर. नारायणन का वक्त भी रहा था। 1997 में जब देश आज़ादी के 50 वर्ष पूरे करने जा रहा था, तब पहली बार अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। जब केंद्र की गुजरात सरकार ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश भेजी तो नारायणन ने पुनर्विचार करने की चिट्ठी लिखकर उसे वापस कर दिया था। दोबारा जब वाजपेयी सरकार में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश आई तो नारायणन ने उसको भी लौटा दिया। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पुनर्विचार के लिए भेजने वाले वो देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने यानी नारायणन साहब ने यह भी तय किया कि अगर लोकसभा त्रिशंकु हो तो सबसे बड़े दल को नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि सरकार बनाने के दावेदारों को बहुमत का समर्थन पत्र देना होगा, यानी एक बड़ा अलायंस भी सरकार बना सकता है। अब सवाल है कि अगर द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतती हैं तो क्या वो केंद्र से टकराव लेने वाली राष्ट्रपति होंगी? जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, ये कुछ नाम आपके सामने हैं। जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल, प्रणब मुखर्जी या फिर अब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये वो राष्ट्रपति हैं, यानी बहुत ही बड़े शांत भाव से इन तमाम लोगों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। कोई भी कंट्रोवर्सी या कोई भी विवाद या कोई भी टकराव सरकार के साथ या प्रधानमंत्री के साथ इन प्रधानमंत्रियों का, इन राष्ट्रपतियों का दिखाई नहीं देता है। अब तक राष्ट्रपति वही हुआ है जिसके पक्ष में केंद्र सरकार रही है। पीएम मोदी से बेहतर राजनीति की बारीकियों को कौन समझता है? उन्होंने अब की बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जिन नामों पर दांव लगाया है उनका सियासी असर क्या हो सकता है, इसको जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। जिस पल संतोष का भाव पैदा हो जाता है, बहुत हो गया, चलो यार इसी से गुजारा कर लेंगे, तो जिंदगी कभी आगे बढ़ती नहीं। और अगर कोई कहता है कि बेसब्री बुरी चीज है तो मैं समझता हूं कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर उतारना, जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना सिर्फ इसी चुनाव तक सीमित है। विपक्ष अगर ये सोच रहा है तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूर की सोचते हैं। दरअसल ये तो उस रेस का वार्म अप है जो गुजरात और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में रफ्तार पकड़ेगा और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने चरम पर होगा। द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़ के जरिए प्रधानमंत्री की नजर आने वाले सियासी इम्तिहानों पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।